चलिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था हम लोग का कि हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना पड़ना था, प्लस एक बिल्डिंग चाहिए पहले हम लोग को। बिल्डिंग का साथ में लैंड अगर होता है तो उसका एनुअल वैल्यू को कंसीडर करना है। अब एनुअल वैल्यू निकलता है कैसे है, पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए था, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू। इसमें दोनों में से क्या करना था, विच एवर इज हायर लेना था। फिर उसके बाद क्या था, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और इसमें विच एवर इज लोअर में लेना था। लोअर जो भी यहाँ पे अभी जो वैल्यू निकलेगा उसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अभी एक्सपेक्टेड रेंट और किसका साथ में आपको कंपेयर करना था, एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट का साथ आपको कंपेयर करना था। अगर आपका AR इज ग्रेटर देन ER तो आपको किसको पकड़ना है, AR को पकड़ना था। और आपका AR इज ग्रेटर देन इज लेस देन ER, आपको पकड़ना किसको है, विच एवर इज हायर पकड़ना है। लेकिन आपका अगर क्या हो गया, AR क्या है, कम है, एक्चुअल रेंट इज लेस देन योर एक्सपेक्टेड रेंट। और किस लिए है ये कम, किस लिए है, ड्यू टू वैकेंसी। तब भी आपको किसको पकड़ना है, AR को ही पकड़ना है। AR को पकड़ के क्या होगा, AR इज योर GAV होगा। यही GAV को लेके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। फिर उसका बाद में हम लोग क्या लेस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने इस घर के लिए पे किया होगा उसको यहाँ पे लेना है। फिर उसका बाद में जो भी माइनस कर लेगा उसका बाद में क्या निकलेगा, आपका NAV निकलेगा। NAV का बाद में आपको क्या मिलेगा, ये दो चीज डिडक्शन आपको फ्री में मिलेगा। डिडक्शन 30% किसका ऊपर मिलता है, आपका NAV का ऊपर 30%। और बोरोड कैपिटल, आप घर बनाने के लिए जो भी कैपिटल आपने लिया होगा और उसका लिए आपको जो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, उस सबको आपको लेस करना होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आप लोग का स्टेप्स जो भी है उसको आप लोग को डिटेल्स में लिखा होगा इसमें। और एक चीज आप लोग को ये बोला गया था कि अगर आप लोग का बिल्डिंग क्या है, आप लोग के लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा तो अप टू अ ईयर और पार्ट ऑफ अ ईयर उसको अगर हम लोग लेट आउट करते हैं तो उसका GAV हम लोग क्या मानेंगे, नील बोल के मानेंगे। अगर आप उसको ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड बोल के आप ट्रीट करते हैं तो आप स्टॉक इन ट्रेड बोल के कब उसको ट्रीट करेंगे, इफ यू आर ए बिल्डर। अनरियलाइज रेंट, कोई भी रेंट आप लोग को मिल नहीं रहा है तो उसको आपका एक्चुअल रेंट व एनुअल रेंट से आपको लेस कर देना है। उसका बाद में ही आपको एनुअल रेंट आप लोग को मिल जाएगा। इसको भी आप लोग देख चुका है। म्यूनिसिपल टैक्सेस में दो कंडीशन था, पेमेंट किसको करना है, SSC को खुद को पेमेंट करना होगा। आपने अगर अपना प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रखा हुआ है और उसका रेंट किसने पेमेंट कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है, तो टेनेंट पे करने का कारण आपको ये म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको पेमेंट किसको करना पड़ेगा, SSC को खुद को करना पड़ेगा। और पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली पेड होना पड़ेगा, एक्रूड होने से नहीं होगा। कैश पेमेंट आपके लिए अलाउड है। डिडक्शन दो टाइप का था, 30% मिल रहा था और आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। इंटरेस्ट आपने पेमेंट बैंक को नहीं किया है, बैंक ने आपका इंटरेस्ट खाली चार्ज करके रख दिया। जैसे आपको बोला गया था कि आपने हाउस बिल्डिंग लोन कितना लिया है, मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए लिया है। बैंक तो फ्री में नहीं देगा, बैंक आपको क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पकड़ लीजिए ये इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। आपको पहले देना था 7 लाख, अभी एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू पे दिस मच। ये इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, आपका बढ़ता रहेगा, लोन का अमाउंट बढ़ता रहेगा। इसका पेमेंट आपने नहीं किया होगा तब भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट करो या ना करो डिडक्शन मिलता रहेगा। आपको इंटरेस्ट और लोन को दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था
प्री कंस्ट्रक्शन और एक था पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या था कि आपने घर बनाने के लिए क्या किया था, एक लोन लिया है। लोन कब लेते हैं आप, घर बनाने का पहले लेते हैं। तो घर बनाने का पहले अगर आपने लोन लिया है उसको हम लोग बोल देते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन ना प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर उसका बाद में पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ये किसका बाद में होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट किससे मिलेगा, आपको बैंक से मिलेगा। बैंक आपको सर्टिफाई करेगा, उसका बाद में ही जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको ट्रीट करना है। अभी क्या हो गया कि प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना रहेगा। मतलब आप घर बनाने का पहले जो भी इंटरेस्ट आपको एक्रू हो रहा था, मान लीजिए आपको कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट गिर रहा है, उसको आपको जब भी आपका क्या हो गया, घर बन के कंप्लीट हो गया, तभी आपको पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगा। घर कंप्लीट हो गया, घर कंप्लीट होने का फर्स्ट ईयर में आपको उसका 1/5 मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर आपको प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 मिलेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का फुल मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही आपको देखना है, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन का डेट कहाँ से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जब से आपने लोन लिया है, टू 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। उसको एग्जाम्पल के हिसाब से अभी हम लोग देखना है कि आपने लोन कब लिया है, 5/10/2020 को आपने लोन लिया है। तो ये क्या हो गया, डेट ऑफ बोरोइंग। तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन का डेट क्या था, टू 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन। आपका कंप्लीट कब हुआ है, 10 जून 2021। उसका पहले का 31 मार्च पकड़ना है। तो 31 मार्च का 2021, इसको क्या बोल के मानेंगे हम लोग, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोल के मानेंगे, ठीक है। और उसका बाद में जितना भी डेट आता है 1/4/21 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बोल के मानेंगे। फिर अभी अगर आपका घर क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपका घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो उसका जीएबी हम लोग क्या बोल के मानेंगे, करेक्ट, नील बोल के मानेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ नहीं है। पेरेंट हो सकता है लेकिन खुद ही ऑक्यूपाई करके रखा है तो कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर अभी हम लोग उसको लेट आउट करते हैं तभी उसका जीएबी निकलेगा, और या डीम्ड लेट आउट करते हैं तब जाके आपका उसका जीएबी निकलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका वैल्यू क्या हो गया, नील है। इसमें आपको क्या क्या देखना था, पहले आपका जीएबी देखना था, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस था, फिर आपको क्या निकल रहा था, एनएवी लेस आपको डिडक्शंस मिल रहा था, 30% एंड इंटरेस्ट मिल रहा था। तो आपका जीएबी ही नील है तो डिडक्शन 30% डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये वाला डिडक्शन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपका एनएवी क्या है, नील है। तो आपको किसका बेनिफिट मिलेगा, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन का ही बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में किसको मिलेगा, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अगर होता है तो आपका लिमिट रहता है 2 लाख या 30,000 का लिमिट रहता है। 2 लाख का लिमिट कब रहता है, आपको 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हुआ है आपका तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का। और आपका अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या क्या लोन लिया है, ये लिमिट किसका लिए मिल रहा है, आपको लोन के लिए मिल रहा है। तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लोन कब लिया है,
1499 या उसका बाद में लिया है। अगर उसका आगे में ले लिया है तो 30,000। ये समझ में आ गया। फिर आपने लोन लिया है, लोन लेने का विद इन 5 ईयर्स अगर आपने अपना घर कंप्लीट कर दिया है तो आपको कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। अगर कंप्लीट नहीं किया है तो 30,000 होगा। तो क्या है, शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपने कब लिया था, 0, 5, 10, 20 में लिया था। तो इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन सा डेट में होता है, 22। तो 22 का बाद से आपको 5 ईयर्स कैलकुलेट करना है। तो मतलब कौन सा ईयर होगा, 27। ठीक है। तो 27 का अंदर अंदर अगर आपने क्या कर दिया, आपका घर कंस्ट्रक्ट करके रेडी कर दिया है तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको मिलेगा 30,000 का। फिर बाद में क्या है, लेंडर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस काम के लिए किया। आपने अगर आपका घर एक्वायर करने के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है तभी मिलेगा। अगर आपको रेनोवेशन के लिए लिया है तो आपको कितना मिलेगा, 30,000। आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 30,000। ओनली फॉर एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इफ यू हैव बोरोड द मनी देन यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ 2 लाख, अदरवाइज यू विल बी हैविंग 30% इज डिडक्शंस। ठीक है, ठीक है। लिमिट इसमें क्या क्या नोट आपको करना था कि लेट आउट या डीम लेट आउट होने से आपको फुल डिडक्शंस मिलेगा। यहाँ लिमिट किसका लिए है, आपको ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, आपने लोन चुका नहीं पा रहे, आपने क्या कर पा रहे, 7 लाख का लोन लिया था, आपका इंटरेस्ट प्लस होते 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 आपका पकड़ लीजिए ये 10 लाख हो गया। तो 10 लाख होने के कारण क्या हो गया, ये आउट ऑफ योर पॉकेट हो गया, आप इसको पेमेंट कर नहीं कर पा रहे। तो आपने क्या किया, इसका इंटरेस्ट जो एक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट का कारण जो आपका वैल्यू बढ़ रहा है, आप इसका इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या लिया आपने, एक नया लोन ले लिया। नया लोन लेके आपने क्या कर रहे हैं, खाली इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं। तभी ये जो इंटरेस्ट अभी नया लोन के लिए आप पेमेंट करेंगे वो भी आपको डिडक्शन में अलाउ होगा। तो आपने क्या किया, किसी एक ब्रोकर को अरेंज करके रखा है कि आप भाई मुझे लोन एक दिलवा दो, हम तुमको क्या करेगा 25,000 रुपीज आपको कमीशन देगा। तो ये सब एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। इसमें अभी आप लोग देख लीजिए, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, डीम लेट आउट, अनऑक्युपाइड। ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज नॉट अलाउड, जो कि आप लोगों को पता था। क्यों नॉट अलाउड है, क्योंकि आपका जीएबी ही 0 है। तो आपका एनएबी क्या होगा, नील होगा। डिडक्शन आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन में लिमिट है या नहीं है, नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड में अभी बढ़ के आया है। हाँ, जीएबी क्या है आपका, नील है। तो एनएबी भी क्या होगा आपका, नील होगा। आपको डिडक्शन किसका मिल रहा है, 30% का मिलेगा, नहीं मिलेगा। डिडक्शन किसका मिलेगा आपको, इंटरेस्ट का मिलेगा। इंटरेस्ट में आपका 2 टाइप का लिमिट था, एक कितना का था, अभी ये कर गया है। तो आपको लिमिट कितना, डिडक्शन कितना का मिलेगा, 30,000 या 2 लाख का मिलेगा। तो ओनली अलाउड डिडक्शन इज योर इंटरेस्ट। ये समझ में आ गया। फिर आपका क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपने क्या किया, इसको रेंट में दिया है। रेंट में दिया है तो आपका एफआर एसआर जो भी है वो आपका निकलेगा। उसका मतलब आपका जीएबी या एनएबी भी निकलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स आपने माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा आपको, इंटरेस्ट और लोन भी मिलेगा। डीम लेट आउट मतलब क्या हो गया, हम लोग मान लेंगे कि आपने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके दिया।
तो अभी हम लोग का क्या पहले था कि आपका पास क्या है 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रह सकता है। तो एक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं और एक को डीम्ड लेट आउट बोल के मान लेंगे। ये पहले था। अभी क्या हो गया, आपका पास 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। किसी भी 2 को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं और किसी भी एक को आपको मैंडेटरीली डीम्ड लेट आउट करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आपका डीम्ड लेट आउट। जीए भी आपका एआर बा ईआर होना पड़ेगा। फिर सेम चीज इधर पे हो गया। अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या है, आपने यहाँ पे रह नहीं रहा है, आपका प्रॉपर्टी डू इसे खाली पड़ा हुआ है, तब भी आपका उसका सेल्फ ऑक्युपाइड बोल के मान लेंगे हम लोग। डिडक्शन क्या मिल रहा है, खाली इंटरेस्ट, इसको इसका जैसा ट्रीट किया जाएगा। ये वाला पढ़िए आप लोग, इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, आप लोग ये पढ़िए, हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोले आपको, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी 2 हाउसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज एज नील, मतलब आपको कोई भी 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है। मेरा हम इनको मान लिया है कि अगर हम सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं करता है और इसको मार्केट में लिस्ट करता है तो मेरा जीएवी अल्टीमेटली कितना निकल रहा है, 3 लाख 4 लाख और 7 लाख निकल रहा है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनी, हम किसी भी 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्युपाइड बोल के मान सकेंगे। तो पहले किन 2 को मानेगा, 4, 7 को मानेगा। क्यों, क्योंकि इनका वैल्यू ज्यादा है। जो भी जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड बोल के मान लेगा, और जो जिसका वैल्यू कम है उसको लेट आउट बोल के मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू अगर कम है तो उसका ऊपर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एमबी देख के रखा हुआ है। ये कौन है, गणेश है। गणेश का पास एक प्रॉपर्टी है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख है। फेयर रेंट कितना है, 2 लाख। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, विच एवर इज हायर, 2.5 लाख हो गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका, तो सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो आपका भी एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया, 210। तो प्रॉपर्टी वाज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। तो टेनेंट को कितना पता चला, वैकेट कर दिया, खाली कर दिया। खाली कब तक किया है, कब से लेट आउट किया है, लिखा हुआ है नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको पूरा साल से स्टार्टिंग से ही आपका लेट आउट हो गया था, तो 20,000 पर मंथ बोल के हम लोग उसका रेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्चुअल रेंट इतना है। तो 20,000 इंटू 12 इज हाउ मच, 2,40,000 आ गया आपको। तो फिर आपको कितना पैसा नहीं मिला, वैकेंट कब से कर दिया, जनवरी तक रहा, पैसा दिया है। तो फरवरी और मार्च हमको पैसा नहीं मिला है, तो आपको कितना नहीं मिला है, 60 नहीं मिला है। अनरियलाइज रेंट वाज 20,000,
तो आपका पहले था 2,40,000 माइनस अनरियलाइज रेंट इज 2,20,000 आ गया आपका। यहाँ पे क्या था, लेट आउट किस कब से हुआ आपका, ये कितना महीने का रेंट नहीं मिला आपको, 1 महीने का नहीं मिला, लेकिन वैकेंट कब से है, रेंट मिलना चाहिए था आपको 2,40,000, वैकेंट है आपका 2 महीना का, 2 महीना का वैकेंट मतलब आपको कितना का पैसा नहीं मिलेगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना होगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 2 महीना का लॉस है तो आपको 40,000 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 40,000 आपको नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने कितना पेमेंट किया है, 8% में पेमेंट किया है, किसका बेसिस में आपका, म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है आपका 2.5 लाख है। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है 65,000 है। तो आपको क्या करना है, अभी तीनों में से हायर कौन था, इन दोनों में से हायर 2.5 सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट आपको 2,10,000 मिला है। फिर एक्चुअल रेंट आपको कितना मिल रहा था, 2 लाख मिल रहा था। अनरियलाइज रेंट कितना है आपका, तो आपको एक्चुअल रेंट अभी कितना मिलना चाहिए 1,80,000। अभी 1,80,000 में से क्या था आपको, विच एवर इज हायर लेना था ना, आपको क्या लेना था, विच एवर इज हायर लेना था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेना था। लेकिन अगर ये चीज क्या हो गया, अगर आपका एक्चुअल रेंट लोअर है, आपका एक्चुअल रेंट क्या है, लोअर है ड्यू टू वैकेंसी, तो आपको क्या पकड़ना था, जीएबी को, एआर को पकड़ना था, ठीक है। अगर वैकेंसी का कारण आपका एक्चुअल रेंट कम है तो आपको एक्चुअल रेंट ही पकड़ना है, अदरवाइज आपको एक्सपेक्टेड रेंट को ही लेके चलना है। यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी था, वैकेंट था, तो इसीलिए हम लोग को जीएबी कितना पकड़ना पड़ा, 1,80,000 पकड़ना पड़ा। फिर उसका बाद में म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पेमेंट करके रखा था, कितना था 2.5 लाख का, कितना था 8%, इतना ही होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। फिर बाद में आपको जीएबी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको क्या निकलेगा, एनएबी निकला। फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा 1,60,000 का, 30% आप करिए, आपको 48% निकल गया। और आपने इंटरेस्ट ऑन लोन 65,000 पेमेंट किया था, वो दोनों को मिला के लेस कर दीजिए, आपका क्या निकल गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या लेना है, ओनर है कि नहीं, पहला ओनर होना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी होना पड़ेगा, तभी जाके हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी लेट आउट कर दिया है, तो सेल्फ ऑक्युपाई नहीं है। तो कब क्या है, प्रीवियस ईयर 2019 को आपको लेट आउट करके रखा है फॉर 7,000 पर मंथ, और द हाउस वॉज ऑक्युपाइड फ्रॉम, यहाँ से इतना तक आपका हाउस ऑक्युपाइड था। फिर फरवरी का फर्स्ट डे से 2 महीना आपका क्या है, वैकेंट है, वैकेंट है, तो आपको रेंट कितना का मिल रहा है, 7,000 इंटू 10, उतना का आपका क्या है, आपको मिलना चाहिए। ये एनुअल रेंट इज 84,000 आई गेस, ये आपको कितना मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है। ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट इतना होना चाहिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज योर 70,000। फिर 1/4/22 से इट रिमेन वैकेंट, तो 2 महीने, कितना महीना आपका वैकेंट रहा, 2 मंथ्स का वैकेंसी है। 2 मंथ का वैकेंसी में आपको कितना पैसा लेना रहेगा, 10,000 का अनरियलाइज रेंट है। तो पहले आपको एक्चुअल रेंट जो भी था उससे आपको क्या करना है, पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है, तो आपको पहले इसको माइनस करना रहेगा।
फिर उसका बाद में एक्सपेक्टेड रेंट कितना है आपका 82,000। तो एफ आर कुछ दिया नहीं है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 82,000। तो 82,000 को हम लोग किसका साथ कंपेयर करेंगे? अगर ई आर निकल जाता है उसको किसका साथ कंपेयर करना था? एक्चुअल रेंट का साथ में रेंट करना। तो एनुअल रेंट कितना रहता था आपका 84,000। ये कैसे निकला? 7,000 इंटू 12, ये पूरा साल का रेंट है। इतना तो आपको मिलने वाला नहीं है, आपको मिल कितना रहा है 70,000। तो एक्चुअल रेंट से पहले हम लोग को क्या पकड़ना है? एक्चुअल रेंट भी पकड़ना है। एक्चुअल रेंट कितना है 70 में से हमने क्या बोला था? अनरियलाइज्ड रेंट को आपको माइनस करना है। तो आपको निकला कितना 60,000 निकल गया। तो 60,000 जो भी निकला है इसमें से आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है? 2 महीने का लॉस है। 2 महीना का लॉस क्या हो गया आपका 14,000 का लॉस है। तो जो भी आपका लॉस निकलता है उसको कहाँ से आपको हटाना है? जो लॉस निकलता है ये कितना है, ये अलग चीज़ है आपको, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए, ठीक है। ये क्या है आप लोग का 2 महीना का रेंट क्या हो गया था आपको वैकेंट था। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है आपका 14,000। तो पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को पता है कि मेरा एनुअल रेंट 84,000 होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए 82,000 होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 82,000 तो मुझे मिलेगा ही। तो 82,000 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी मतलब ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो अभी मुझे कितना मिलेगा 68,000। तो 68,000 मेरा अभी क्या हो गया GAV। अभी 68,000 वर्सेस क्या लेना है आपको 82 लेना है। 82 था ना 84 था 82 था। तो ये एक्चुअल रेंट हो गया आपका, ये आपका क्या था एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये अगर अभी यहाँ पे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होने से हम लोग को कंसिडर किसको करना चाहिए ER को करना चाहिए। लेकिन उसका आगे में हम लोग को हर बार एक ही चीज़ क्या करना है टेस्ट करना है कि ये जो कम है ड्यू टू वैकेंसी है कि नहीं। ये कम किस लिए है ड्यू टू वैकेंसी के लिए कम है। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे AR को ही अभी हम लोग GAV बोल के मानेंगे, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है, उसके बाद हम लोग आगे फिर से करेंगे। अभी इसमें चलते हैं क्या है आप लोग का अनरियलाइज रेंट। जैसे इस महीना में इस वाला प्रॉब्लम में क्या हो गया आपको 20,000 का अनरियलाइज रेंट था, ठीक है। अनरियलाइज रेंट मतलब क्या हो गया ये पैसा मिला नहीं है आपका, ऊपर में टैक्स भी नहीं लगा है। तो जब भी ये पैसा मिलेगा पकड़ लीजिए ये कौन सा साल का आपको अनरियलाइज रेंट था 1920 का था। आपको पैसा कब मिल रहा है 22-23 में मिल रहा है। जब भी ये पैसा मिलेगा उसी टाइम में उसका ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। टैक्स लग जाएगा लेकिन बात क्या है आपको अगर ये 1920 में ये पैसा मिला होता तो आपको 30% का डिडक्शंस मिलता। लेकिन इस साल में अगर जब आप मिल लेंगे इसको 30% का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। इस ईयर में अगर हम इस पैसा को रिकवर कर लेता मिल जाता तो हम इसको 30% का डिडक्शन क्लेम करता। इस साल नहीं मिला हमको जाके 22-23 में मिला है। तो मेरा बात है कि अभी हम 30% का डिडक्शन फिर से क्लेम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और मान लीजिए उसका ऊपर में इस साल में मेरा पास घर था जिसको लेट आउट करने का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। इस साल में घर भी था पैसा भी नहीं मिला। इस साल में पैसा मिला है लेकिन मेरे पास घर नहीं है। तो 30% का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? अभी घर नहीं है मेरे पास, बिना घर तभी मिल जाएगा। जो भी साल का पैसा आगे साल में पैसा था आगे साल में घर था तो डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर कितना मिल रहा है अभी 20,000 आपको अभी कितना मिल रहा है पकड़ लीजिए 20,000 मिल रहा है।
तो आपको पहले क्या माइनस कर देना है 30% का, तो 6000 आपको माइनस कर देना है, बाकी 14000 आपका टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। एरियर रेंट और अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव डिडक्शन कितना मिलेगा 30% का मिलेगा। ठीक है, टैक्सेबल इवन इफ द एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एनुअल वैल्यू अगर आपका क्या है 50-50 में आपका को ओनरशिप है, जैसे हस्बैंड और वाइफ क्या कर सकता है 50-50 में ओनरशिप में एक घर को ले सकता है, तो एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए नील ही होगा दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस क्या है, दोनों को ही डिडक्शन मिलेगा। आपको क्या मिलना चाहिए 2 लाख या 30,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। अभी हम लोग को बाय लॉ क्या होना चाहिए कि बेनिफिट किसी एक जन को मिलना चाहिए, लेकिन डिडक्शन में क्या बोले कि दोनों को ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इनको भी 30,000 का मिलेगा, इनको भी 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। चलिए अभी आ गया क्या कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब क्या हो गया कि रेंट में रेंट का साथ में आपको और भी कुछ एक फैसिलिटी आपने प्रोवाइड कर रहा है। रेंट का साथ में आपने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, आपको रेंट भी मिल रहा है, या फर्निश्ड अगर किया है आपने कुछ भी प्रॉपर्टी, उसका फर्नीचर का भी फैसिलिटी अगर आपने प्रोवाइड कर रहा है, उससे अगर आप कुछ भी पैसा रिकवर कर रहे हैं उसको भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स करना है। तो अगर प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटी करके रख रहे हैं, अगर वो सेपरेबल है तो रेंट को आपको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना है और फैसिलिटीज को अदर सोर्सेस में दिखाना है, डिपेंडिंग अपन कि ये आपका बिजनेस हो या ना हो। अगर ये क्या है पैसा आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, तब जाके टोटल को ही आपको कहाँ पे दिखाना है, पीजीबीपी में दिखाना है या अदर सोर्सेस में दिखाना है। प्रॉपर्टी और मशीनरी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर रहा था फैसिलिटी दे रहा था, आपने क्या दे रहा था सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, और यहाँ पे क्या है गुड मशीनरी आपने सर्विस दे रहा है। तो प्रॉपर्टी का जो भी है, प्रॉपर्टी का अगर रेंट आप सेपरेट कर पा रहा है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना है, मशीनरी को अदर सोर्सेस सेम यहाँ पे पीजीबी में दिखाना, अगर आप इनसेपरेबल है। आपका प्रॉपर्टी क्या है फॉरेन कंट्री में है, आपका प्रॉपर्टी कहाँ पे है फॉरेन कंट्री में है, तब भी आपका प्रॉपर्टी क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप किसका लिए है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा। आप अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब आपका बाहर का इनकम भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। ग्लोबल इनकम इज टू बी टैक्स इन इंडिया। तो जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका ऊपर अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्स यूएसए में दे रहा है तो इंडिया में उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका 30% भी आपको मिलेगा। उस घर के लिए आपने लोन भी लिया है तो उसका कंप्लीट पूरा जो भी डिडक्शन है सब पूरा पूरी आपको इंडिया में ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 34 ये आप लोग खुद से अभी ट्राई करेंगे।
ठीक है, यहाँ तो रियल किया था आप लोगों का। NAV आप लोगों का कितना है 256 निकल गया। 256 का बाद में आपको डिडक्शन कितना मिल रहा है 30% का। तो 256 का 30% कितना होता है 76 800 मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों लेना था। तो प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हो रहा था आप लोग का 1720 से 31/3/2021 तक होता है। फिर उसका बाद में 1421 से आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में जो भी आप लोग का क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट आप लोग को एक्रू हुआ है उसको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट आपने इस पीरियड में दिया है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में दिया है उसका बेनिफिट आपको कंप्लीट होने का बाद में ही मिलता है। तो कंप्लीट कब हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हो गया, तो कंप्लीट होने का बाद में ही आपको इस साल में मिलेगा कि नहीं, इस साल में मिलेगा, क्योंकि इस साल में आप लोगों का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का बाद में मिलता है। तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन में कितना निकलना है 12 लाख इंटू 10%। ये कितना के लिए हो गया और एनाम था, तो आपको 9 मंथ्स के लिए 90,000 निकलेगा। फिर 9 मंथ्स कहाँ से निकला है ये वाला है जुलाई से मार्च तक आपको कितना निकल रहा है 9 मंथ्स होता है। तो ये जो 9 मंथ्स है इस 9 मंथ में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 90,000। तो 90,000 को आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो कंप्लीट होने का बाद में पहला वाला साल में ही आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 18,000 का मिलेगा, क्योंकि उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिवाइड करना है। 18,000 मिला। फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो मिलेगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 12 लाख में 10% 1,20,000। तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 138 देना पड़ेगा। तो डिडक्शन आपको कितना मिलेगा 76,800 214,800 का मिलेगा। तो 214,800 माइनस 256 ये है कितना निकल रहा है आप लोग का 41,200। ठीक है हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बुक का जितना भी सम्स है हाउस प्रॉपर्टी में उन सबको आपको देख के आना है।